नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध और भी तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे भी सतर्क हो गई है और रविवार को वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया, जबकि 27 पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी आज जंतर मंतर पर अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक जारी है। वहीं इस योजना में कोई बदलाव होगा या नहीं, इस बारे में बताने के लिए दोपहर 2 बजे सेना की प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता में कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद है। उधर अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूट्स पर रेल सेवा बाधित है। एक तरफ जहां बिहार के हाजीपुर जोन की ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं, तो वहीं कोलकाता और हावड़ा रूट पर भी रेल सेवाएं बाधित हैं। पूर्व मध्य रेलवे के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज यानी कि 19 जून को 384 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। ये देश के हित में निर्णय लिया गया है, युवाओं के हित में लिया गया है और जिस तरह से सरकार ने 2 साल की रिलैक्सेशन भी दी है, वो भी दिखाता है कि आपकी बात को सुना गया। माननीय गृह मंत्री जी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी आरक्षण देने की बात कही और उसमें भी एज को रिलैक्स किया, ये भी युवाओं के हित में लिया गया। अग्निपथ जो स्कीम है, ये जो स्कीम है, मैं फौज में रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग 1.5 साल ट्रेनिंग की है और जो हमारे नॉर्मल रिक्रूट्स होते हैं वो ट्रेनिंग होती है उनकी 1 साल। अब ये चाहते हैं कि वो 6 महीने ट्रेनिंग करें और 6 महीने के बाद केवल 4 साल तक वो नौकरी करें और उसमें से 25% केवल लोग रहें, बाकी जो 75% लोग हैं, अब ये बाद में बता रहे हैं कि हम 10% वहाँ करेंगे, 10% वहाँ करेंगे। इन्होंने जो स्कीम को, पहली बात तो ये स्कीम ही गलत है। 4 साल के लिए कोई भी अपना भविष्य दाव पे नहीं लगाएगा। अगर दाव पे भी लगाएगा तो कम से कम इतना तो उसको लगे कि उसका जो जीवन है, क्यों देखिए आजकल आप हमारे राज्यों में कई जगह पेंशन भी हमने जो है लागू कर दी, जैसे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। लोग चाहते हैं कि उनको कोई बाद में जो है उनका जो जीवन है, अब जैसे वो बच्चा है, अगर वो 19 साल का है, 23 साल शादी भी करेगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरा जो लड़के, योग्य लड़के, जो स्वस्थ लड़के हैं, उनके लिए 2-3-4 लाख लोगों को भर्ती करने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी। आज योजना के पीछे ये था कि 4 साल में जो ट्रेंड मिलिट्री स्टेटस होंगे तो उनका चरित्र निर्माण होगा और उनको बाद में ट्रांसफ़र पुलिस में, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होते हैं, स्टेट में पुलिस हो या CRPF हो, उसमें उनको भेजा जाएगा। ये उनकी सरकार की योजना थी। लेकिन स्टेट वाइज जो शिक्षण संस्थाएं जो व्यापार करती हैं, कोचिंग संस्थाएं जो हैं, वो इसका दुरुपयोग करना शुरू किए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी और उनकी दुकान बंद हो जाए इसलिए वो हड़बड़ा के लड़कों को उकसाना शुरू किए कि गलत तरीके से उनको समझाए। लड़के समझ नहीं पाए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कम से कम जिस प्रदेशों में बहुत भयंकर रूप लिया, वहाँ के सरकार ने इसको भांप नहीं पाया और उनकी इंटेलिजेंसिया पूरा का पूरा फेल कर गया। और पुलिस भी लगातार, एक दिन अचानक हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन लगातार 3-3, 4-4 दिन ये अटैक होते रहे और उसके लिए सरकार सजग नहीं हुई, तो कंप्लीट सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने से। देखिए, पहली बात तो ये आपको स्पष्ट तौर पे कहूं
कि सरकार के कहे की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। और इस देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कितना है उसका हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा था। हाथ जोड़ के कहते रहे सरकार को कि ये लोक हित में नहीं है, खेतीहर समाज के हित में नहीं है, लेकिन हठधर्मिता और अहंकार की हद थी कि ना बुलडोज करके पास करेंगे। कर दिया बुलडोज, संसद तो चुप बैठ गई, सड़कें खामोश नहीं रही। और आपको आंदोलन ने ये सिखा दिया कि फैसले कैसे वापस लिए जाते हैं। इसमें भी बेसिक जो माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए था ना, इन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बढ़िया योजना है ना। बेरोजगारी से लड़ने की दिशा में जिस योजना को बनाने के बाद आपको मंत्रियों की फौज उतारनी पड़े, सांसदों की फौज उतारनी पड़े और सैन्य अधिकारियों को उतारना पड़े, तो दोष छात्रों युवाओं का नहीं है, दोष आपका है। हालांकि किसी भी तरह की जो हिंसक वारदात हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, वो आंदोलन के जिसको मॉरल कंपास को। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लल्लन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लल्लन सिंह जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। आज एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है। 2 बजे तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब ऐसे में पूरी उम्मीद और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि कोई बड़ा बदलाव अग्निपथ योजना में हो सकता है। ललन सिंह जी। मुस्कान जी, ये तो बहुत सर पल्लवी राजपूत बात कर रही हूँ स्टूडियो से। हाँ पल्लवी जी, माफ कीजिएगा। पल्लवी जी, ये देश हमारा है और जिनके लिए ये योजना अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों को तैयार करने की बात चल रही है, वो भी हमारे हैं। आप देख रही हैं कि 3-4 दिनों से लगातार हमारे राजनाथ सिंह जी हों, सेना के तीनों अंग के चीफ हों, ये कुछ न कुछ उनके बेहतरी के लिए कुछ सुधारात्मक और संशोधन की कार्रवाई कर रहे हैं। लोग अपने हैं तो उनके लिए तो हमारा सरकार, हमारी जो सेनाओं के चीफ, ये बेहतर सोच ही रखते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक साझा मीटिंग रक्षा मंत्री साहब का तीनों अंग के चीफ के साथ हो चुकी है और 2 बजे इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि जो अभी तक अग्निवीरों के लिए बेहतर उनके सुविधाओं और सेवाओं में उनके लिए फायदेमंद स्थिति बनाई गई है, उससे भी कोई खास ऐलान होने की संभावना बन रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ पे ये 4 और 5 दिनों से हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक दुखद स्थिति को दर्शा रही हैं। अग्निपथ योजना को अनावश्यक रूप से विरोध क्यों हो रहा है, ये भी एक सोचने के गंभीर समस्या हमारे अनावश्यक रूप से तो नहीं कह सकते ना सर। देखिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका अपना एक पूरा लॉजिक है, तर्क वो दे रहे हैं। अनावश्यक शब्द का इस्तेमाल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इतना कोई पागल नहीं है कि बेमतलब में इस तरह के प्रदर्शनों पर उतरा रहेगा। हाँ ठीक है मैडम, आपकी बात को मैं मान लिया कि अनावश्यक विरोध नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का एकदम कोई गुरेज नहीं है बोलने में। आपने कुछ नेताओं का बयान बताया भी है। एक नेता बोल रहे हैं, बहुत माननीय है बिहार के, कि साहब सिपाहियों को तो तुम ले रहे हो, अफसरों को क्यों नहीं ले रहे हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मेडिकल की बात करने लगूं तो आप भी कहेंगे कि भाई तुम्हें मेडिकल की क्या जानकारी है। अरे कुछ ज्ञान ले लीजिए फौज की, कुछ सामरिक दृष्टि से समझ लीजिए, तब इस तरह की ज्ञान देने की मतलब उम्मीद आपसे अच्छा करेंगे। अब बताइए, इमरजेंसी सर्विस कमीशन मैं आज बहुत क्लियर कर रहा हूँ, 3 महीने की में 1961 और 65 में बने थे भारत सरकार के द्वारा तीनों अंगों में, और इनको 3 साल के बाद कुछ परमानेंट कमीशन मिला और जो एसएसबी में फिट नहीं हुए उनको वहां से सेवा मुक्ति जनक स्थिति में दी गई और वो आईएएस भी बने, आई बने और बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी में अधिकारी और आईजी रैंक तक उन्होंने अपनी सेवा दी। मेरा कहने का मतलब जो सेना है उसके अंदर
जो अग्निपथ की जो हमारी प्लानिंग है, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, उसमें सुधार की जरूरत हो। लगातार प्रक्रिया 4 दिनों से आप देख रही हैं। अब क्या क्या हुआ, 30 दिन की इनकी छुट्टी भी मुकर्रर कर दी, उसके बाद इनकी मेडिकल लीव को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, इनके सीए कैंटीन, और अगर कोई शहादत होती है 1 करोड़ रुपए का इनका अनुदान को भी एक्सेप्ट किया है। 44 लाख रुपए का बीमा योजना भी मान लिया गया। रक्षा मंत्रालय के 16 कंपनियों में इनके लिए एकदम स्थिति पक्की तौर पे आरक्षण के तौर पे दे दी। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में 10%, इंक्लूडिंग असम राइफल्स में भी, तो आप 25% आपकी नियुक्ति में भी चले जाएंगे। तो कहां से इनको कोई समस्या आ रही है? मैं ये कहता हूं, केवल सेना ही नहीं है, देश के अंदर बहुत सी क्षेत्र है, वो चाहे मेडिकल हो, पत्रकारिता हो, इंजीनियरिंग हो, आप मान के चलिए। यही सबसे बड़ा डर है सर, यही तो सबसे बड़ा डर है ललन सिंह जी। फिर युवा ये सोचने लगेंगे कि हम सेना में जाए क्यों 4 साल के लिए, या यूं कह दें कि 3.5 साल के लिए। अगर युवाओं के मन में ये आ गया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें बस 3.5 साल की नौकरी करनी है, तो हम जाते ही नहीं है। आप देख लीजिए फिर क्या हाल होगा हमारे देश की सेना का। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मन में ये भावना पैदा हो जाए। अभी इतना तत्पर जो रहते हैं ये युवा कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा और सेना में लगाना चाहते हैं, वो 4 साल के लिए फिर वो जज्बा नहीं जगा पाएंगे। आप समझ रहे हैं, आपने खुद नहीं बता दिया कि फियर क्या है। अब दूसरी तरफ लोग ज्यादा डाइवर्ट होंगे। नहीं मैडम, मैं चलिए एक लाइन में बात खत्म कीजिए क्योंकि दोनों जमानों का विरोध करना है। अच्छा, मैं जल्दी करता हूँ। एक काइंड ऑफ फियर इनको है, तो इसकी मतलब इस फियर को कमजोर और कम करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कुछ न कुछ साजिश का बू आ रहा है। अब बताइए कि कोई भी अपोजिशन का नेता ये नहीं बोल रहा कि भाई आप चर्चा और संवाद करो, और क्या कारण है कि 700 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो गया, और जंतर मंतर और कहां, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर जो संभावनाएं अच्छी है उसके लिए कोई सजेशन दे दो। तो इन बातों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है मैडम। आज नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ललन सिंह जी। जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा हिंसक प्रदर्शन और देश की सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या कोई ऐसा महीना गुजरेगा, महीना तो छोड़िए, क्या कोई ऐसा हफ्ता गुजरेगा जब किसी बात पर हमारे देश में प्रदर्शन ना हो रहा हो? आए दिन कोई ना कोई नया मसला, कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा ही रहता है और देश की सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाने का काम किया जा रहा है। यह नुकसान फिर अंततः भुगतेगी जनता ही। लेकिन वही बात है कि हम पता नहीं ऐसी क्यों माहौल बना दे रहे हैं कि सिर्फ प्रदर्शन ही प्रदर्शन होते रहते हैं अब हमारे देश में। पल्लवी जी, थोड़ा सा वॉल जो है आप उसे ऊपर कराइए, आपका वॉल कम मिल रहा है मुझको। ठीक है सर, अभी मेरी आवाज आपको मिल रही है या मुझे अपना सवाल दोबारा रिपीट करना है? मिला है, आवाज बहुत कम है। ठीक है, अभी आवाज ठीक करा देते हैं। मैं आपको जो है आपका जवाब जो है, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे देता हूँ। ये जो आपने प्रदर्शन की बात कही है ये वास्तव में बड़ी गंभीर है। लोकतांत्रिक हिसाब से ये कहीं भी राष्ट्र हित में नहीं है। और पल्लवी जी, अच्छी बात ये है कि जो जवाब मुझे देना था उसमें आपका एक जवाब और क्वेश्चन दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हर पल हर रोज ये घटना, ये अग्निपथ जो मामला है, अग्निपथ जो आप जो है अग्निवीरों के लिए जो योजना लेकर आया गया है देश में, इसको रूप जो है कहीं आरा से दिया जा रहा है। अभी लल्लन जी ने बड़ा क्लियर किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने उनको नॉलेज है उस बारे में कि निशाना कहीं है और वार कहीं है। मैं आपको स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति और स्पष्ट बोलता हूं, अग्निपथ के दौरान अग्निवीरों को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही थी, भारत सरकार देना चाह रही थी, उसका रूप बदला गया है। अगर ये पूरी बात लोगों तक पहुंच जाती और अग्निवीरों तक चली जाती तो ये जो जुम्मे की नमाज से लेकर चल रहा था ना मामला जुड़ा हुआ, ये अग्निपथ के साथ नहीं जुड़ता। इस अग्निवीरों के पीछे कुछ और लोग खड़े हो गए हैं
और माहौल को बिल्कुल चेंज कर दिया और डाइवर्ट कर दिया। उधर दिमाग लगने नहीं दे रहे। उधर राहुल जी परेशान है, उनके कार्यकलापों को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा पिटे पिटे सब एक हैं। तो ये वो व्यक्ति नहीं है, वो वीर नहीं है जो देश का सम्मान करते हैं। आप सैनिक के सम्मान की बात करते हैं बार बार। सैनिक के सम्मान की ये तय नहीं है। जो 15 वर्ष 16 वर्ष में जो सैनिक सम्मान के लिए नौकरी कर रहा है, वो 4 वर्ष में भी कर रहा है, वो 5 वर्ष में भी करेगा। कोई और डिसीजन आएगा उसको भी स्वीकार करेगा। इस देश का सैनिक होना अपने आप में महान बात है। उसे बार बार कुछ लोग चैलेंज करते हैं, चैलेंज नहीं करना चाहिए। सारी सुविधा है। अगर सैनिक कहीं शहीद हो जाता है, अग्निवीर कहीं सैनिक अपनी सर्विस पर शहीद हो जाता है, तो जितना सैनिक के लिए 16 वर्ष वाली नौकरी में सर्विसेज में है, उतना ही सम्मान इसमें भी है, उतनी ही धनराशि इसमें भी है, और वही तिरंगा उसके लिए भी है, वही बलिदान उसके लिए भी है, और जीवन भर वो पेंशन से लेकर सारी सुविधा भी है। नहीं, पेंशन नहीं है सर, पेंशन नहीं है। नहीं, पेंशन के लिए मैंने वैसे नहीं कहा, मैंने शहीद का जिक्र किया। मेरी बात पाइए, मैंने रिटायर्ड पेंशन का जिक्र नहीं किया। अगर कोई सर्विस पर शहीद हो जाता है जवान, तो 1 करोड़ की ही निधि है, आजीवन पेंशन भी है। पूरा पढ़ लीजिए उसको। अगर ऑन ड्यूटी ये घटना घटती है, आप इसे पल्लवी जी, मैं आप पूरी बात को अपने को कर रहा हूं, आपकी थोड़ी वॉल कम मिल रही थी, इससे दिक्कत भी आ रही है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर यह डिसीजन लिया है। जो 4 वर्षों की 5 वर्षों की बात कर रहे हैं ना, 25 वर्ष तो वो जाने हैं उसमें। ये योजना 20 वर्ष पहले आनी चाहिए थी। आज युवाओं का देश गिना जाता है। अरे सबसे ज्यादा युवा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। आज देख लीजिए क्या हो रहा है, विश्व की स्थिति क्या है, यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है। हाँ। वहां के आम नागरिकों को हथियार उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की स्थिति पर एक नजर क्यों नहीं मारते, क्यों नहीं चर्चा करते हैं बुद्धिजीवी लोग। वहां के आम आदमी जो है शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे और घर परिवार चले गए, वो रूस के सैनिकों से लड़ रहे हैं। भाई 25% तो हम टॉप देंगे ही देंगे छूट के। उसमें अरब सेनाओं में जो आपने विशेष रूप से, चाहे वो 4 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आपका उत्तराखंड हो, आपका हरियाणा हो, इन्होंने घोषणा कर दी है कि पहली प्रायोरिटी इन जो प्रदेशों की पुलिस है उनमें अग्निवीरों को दी जाएगी। प्राइवेटेशन जितनी अच्छी कंपनी है, जिनको सुरक्षा की जरूरत है, उनमें सबसे पहले उनको सारी सुविधा दी जाएंगी। आज भारत के पास अच्छी ऐसी प्राइवेटेशन संस्थाएं भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सर्विस और सुविधाएं दे रही हैं। तो हम जिस सैनिक को तैयार कर रहे हैं उसे सोच समझ कर किया जा रहा है, गारंटी के साथ किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के मुख्य, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी से बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर संपर्क करे हुए हैं, रक्षा मंत्री जी से जुड़े हुए हैं, देश की कैबिनेट से जुड़े हुए हैं। उनकी मर्जी अनुसार, उनकी सोच अनुसार ये डिसीजन होने जा रहा है। लेकिन इसको बरगलाकर देश की कमर तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है, जो विदेशी साजिश रची जाती रही है, जो 60 वर्षों में देशों के साथ होता रहा है, उस बदलाव को कोई चाहता नहीं। वो बदलाव अगर हो गया तो इलाज हो जाएगा। अगर इलाज हो जाएगा तो वो बीमारी स्वतः ही खत्म हो जाएगी जो 60 वर्षों से देश में लगी थी खून की तरह। वो कांग्रेस और ये छोटे छोटे दल खा गए इस देश को लूट लूट कर। अरे इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेशों में जो करा, आज सैनिकों के हितैषी हो गए। कल तो कह रहे थे कि बालाकोट में जो है बम नहीं गिरे, भटके छूटे, पेड़ गिरे हैं। आज सैनिकों के हितैषी हो गए लोग। कब तक भटकाएंगे इन योद्धाओं को? ये शिक्षित है, समझदार है। देश में सबको जरूरत है। 4 वर्ष की नौकरी मत गिनिए आप, पूरी लाइफ की गारंटी गिनिए उसको। और आने वाले 20 वर्षों तक इस देश का युवा सैनिक नौजवान रहेगा, यंग रहेगा, एंड एक कमांडर रहेगा फोर्स में, और किसी देश की हिम्मत नहीं होगी। कहते हैं प्रमुख साहब कि रह कहाँ गई है कांग्रेस। एक तरफ आप कहते हैं देवेंद्र जी की रह कहाँ गई है कांग्रेस, विपक्ष है कहाँ, सब तो खत्म होता जा रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इतना बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो विपक्ष करा रहा है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे प्रदर्शन भी नहीं रोक पा रही है, और एक छोटी पार्टियों से डर गई कि आप इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं रोक पा रहे हैं, आपका खुफिया तंत्र फेल हो रहा है, आपका प्रशासन फेल हो चुका है, हर जगह आगजनी देखने को मिल रही है। विपक्ष जीत गया लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हार गई। प्रमुख साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, रत्नाकर जी का एक रिएक्शन ले लेते, काफी देर से वो बैठे हुए हैं। मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास प्रमुख जी। रत्नाकर सिंह जी, असम में इस समय बाढ़ आई हुई है, तबाही वहां पर मची हुई है, क्या उसकी वजह भी कांग्रेस पार्टी है?
कहते हैं कि उसकी वजह भी कांग्रेस पार्टी है, नेहरू जी जिम्मेदार है उसके लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपना जो दायित्व जो है, जो जिम्मेदारी है, उसको सही तरीके से अगर निर्वहन नहीं कर पाएगी तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर थोप देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देखिए पल्लवी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे साथी मित्र जो यहाँ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी, मैं इनको बहुत ध्यान से सुना, बहुत जोशीला इन्होंने एक जो है भाषण दिया मैं कहूँगा, और भाषण से शासन नहीं चलता है, मैं यही कहना चाहूँगा। मैं सिलसिलेवार तरीका से बताना चाहता हूँ कि ये जो युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कितना घातक होगा युवाओं के भविष्य के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल सोनिया गांधी ने जो यह देश भर में जिस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, सोनिया गांधी ने एक प्रेस रिलीज करके कहा है कि इस तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं किया जाए देश भर में, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति भी जनता की ही संपत्ति है, और यह कहीं भी अगर इस संपत्ति को अगर नुकसान कर रहे हैं तो देश का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अब रही बात जो है अग्निवीरों की, अग्निपथ योजना क्या है? ये अग्निपथ योजना तो लेके आते हैं और अगले दिन से ही उसमें संशोधन शुरू कर देते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि ये अग्निपथ योजना जो लेके आए हैं वो बिना एक्सपर्ट लोगों के विचार विमर्श के लेके आए हैं। अगर बिना एक्सपर्ट लोगों के विचार विमर्श के अगर लेके आए हैं तो उसमें अगर कहीं भी कोई भी खामियां अगर पाई जाती तो वो लोगों के सामने उस पर कहीं न कहीं दुरुस्तीकरण किया जाता है, और कहीं जो भी खामियां है उसको सुधारीकरण किया जाता है। लेकिन ये कि योजना बनाए और दूसरे दिन लाके जनता के सामने रख दिए और हर रोज कोई न कोई संशोधन करते आ रहे हैं। देखिए, ये जो अग्निवीर हैं वो 4 साल नौकरी करेंगे, जिसमें से 6 महीना तो वो ट्रेनिंग करेंगे, और बाकी रात जो 3.5 साल उसमें हर साल का अगर 1 साल में अगर आप 2 महीने जो सैनिक है वो छुट्टी लेके आता है, तो सब मिलाकर वो सैनिक जो है 2.5 साल एक्चुअल में काम करेगा वहां पे सीमा पे, या फिर जहां पे भी उसको पद कार्य करने के लिए कहा जाएगा वहां पे काम करेगा। कहीं ना कहीं ये इतना छोटा पीरियड है कि उस पीरियड में वो देश के प्रति जो एक पूर्णकालिक जिस प्रकार सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अंदर जज्बा भरा जाता है, उनको भारत माता के प्रति जो लगाव और बलिदान, शहीद होने का जो एक जज्बा तैयार किया जाता है, आपको कहीं नहीं लगता कि 2.5 साल के दौरान अगर कोई सैनिक अगर वह ड्यूटी करेगा तो उसको तो सबसे पहले चिंता ये रहेगी कि क्यों ना मैं 2.5 साल के बाद जब मैं घर जाऊंगा तो मैं दूसरी नौकरी कहाँ पे मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। और वो किस जज्बा से काम करेगा वहां पे, उसको मालूम है कि मैं 3-4 साल के बाद वापस घर जाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। ये क्यों क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया है? क्योंकि पूर्णकालिक नौकरियों को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसकी जगह पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है काम कर रही है। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करवा रहे हैं ये लोग, तो इनकी मंशा ये है कि जो रक्षा खर्चे होते हैं, रक्षा बजट में जो खर्चे होते हैं, प्रोविजन होता है खर्चे का, उसमें कहीं ना कहीं ये कटौती करने का काम कर रहे हैं। तो ये देश की जो सेना है, सेना के क्वालिटी में अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कहीं न कहीं देश की सुरक्षा पे भी आप कॉम्प्रोमाइज करने का काम कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज बिंदु पे इस चीज पे आना चाहूंगा कि देखिए, ये लोग कह रहे हैं आज के डेट में कि हम 25% नौकरियां देंगे, हम 10% CRS में देंगे, हम प्राइवेट सिक्योरिटी जो आर्म्स रहेंगे उसमें नौकरियां देंगे। ये कहीं ना कहीं ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, आज जो है सेना में कम से कम 1.25 लाख सेना में भर्ती जो खाली है, वहाँ पद जो है सेना की वो खाली है। तो ये पहली चीज की वो जो वादा कर रहे हैं कि हम देंगे, वो आप अभी 1.25 लाख पद क्यों नहीं भर रहे हैं? देश में 60 लाख पूरे भारतवर्ष में 60 लाख सरकारी पद खाली हैं। उन पदों को भरने का तो काम ये कर नहीं रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम 4 साल में रिटायर होंगे तो हम इनको नौकरी देंगे, नौकरियों का सृजन करेंगे। 30 लाख सिर्फ केंद्र सरकार के पास वो सरकारी पद खाली हैं, तो ये क्यों नहीं उसको भर्ती करने का काम कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं यह देश के नौजवानों का भविष्य जो है खत्म करने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज जो पूर्णकालिक जो सैनिक है वो जब रिटायर होके आते हैं तो आपको आंकड़ा पता है कि महज 1 से 2%
उन जवानों को नौकरियां मिल पाती हैं। जो 17 साल जो आते हैं सेना में काम करके, 20 साल सेना में काम करके आते हैं, उनको 1-2% को नौकरियां मिल पाती है। तो ये 4 साल वालों को कौन नौकरी देगा? ये किस तरह से ये आश्वासन देना चाहते हैं और भरोसा देना चाहते हैं उन युवाओं को जो कि 4 साल के बाद तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है? किस प्रकार ये आश्वासन देना चाहते हैं? उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर तो रहे हैं कि हम जो असम राइफल्स है और सीएपीएफ में 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारें अपने यहाँ पर पुलिस भर्ती में वरीयता देने की बात कर रहे हैं। इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। और अगर स्वरोजगार की ओर ये युवा जाना चाहेंगे तो उसके लिए बैंक लोन में भी कुछ मदद की जाएगी, ऐसा भी प्रावधान इन्होंने रखा है। तमाम चीजें दे तो रहे हैं। पल्लवी जी, ये लोग जो प्रावधान लेके आए हैं, ये किस तर्ज पे लेके आए हैं, ये समझने वाली बात है। तर्ज ये है कि पूर्णकालिक जो नौकरियां हैं सेना में, उन नौकरियों को घटा रहे हैं ये लोग, और घटाने के बाद ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को वहां पे रख रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह जवान जो है देश की सीमा पे सुरक्षा करता है, तो भारत का हर वासी यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सुखी जीवन जीता है। और यह किसान जो है वो अन्न उत्पादन करते हैं, अन्नदाता है, तो वह अन्न उत्पादन करता है तो देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। यह भारतीय जनता पार्टी दोनों जवान पे भी और किसान पे भी प्रहार करने का काम की है। अगर ये उसी तरह कृषि कानून जब लेके आए थे तो उसके बहुत फायदे गिना रहे थे, रोज इनके कृषि मंत्री, इनके सारे मंत्रीगण मिलकर रोज उसके फायदे गिनाने का काम करते थे। अंततोगत्वा क्या हुआ? अंततोगत्वा इनको विड्रॉ करना पड़ा। क्यों विड्रॉ करना पड़ा? क्योंकि ये किसानों को समझा नहीं पाए कि भाई ये काले कानून जो लेके आए हैं वो आपकी किस प्रकार हित में है। तो उसी प्रकार देखिएगा, ये जो अग्निपथ योजना लेके आए हैं, ये भी इनको विड्रॉ करना ही करना पड़ेगा। चलिए, वो तो आज पता भी चलेगा। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले तीनों सेनाओं के प्रमुख, देखते हैं क्या कुछ बदलाव किया जाता है, या तो विड्रॉ होंगे या कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा। ललन सिंह जी, मैं देवेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। ललन सिंह जी, अगर बदलाव करने ही हैं तो आपको किस तरह के बदलावों की जरूरत महसूस होती है? क्या जो ये सेवा का समय है वो बढ़ाया जाए, 4 साल से ज्यादा किया जाए, या इसके अलावा कोई और प्रावधान ऐड करने चाहिए सरकार को? आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव इस समय नेसेसरी हैं? देखिए मैडम, अग्निपथ योजना देश के नौजवानों के लिए अच्छा और बुरा, किसी विचारधारा में अच्छा और किसी में खराब, तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि 2:10 में जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें तो जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन आपने पूछा है तो बताना चाहूंगा, यहाँ 90% को फौज के बारे में पूरी तौर पे जानकारी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरा बोलने का हक है। इन लड़कों को केवल साल में 30 दिन की छुट्टी कंफर्म हो गई है, और डिस्टर्बेंस अलाउंस वो जेएनके और नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो जो नियमित उनको मिलता है वही इनको भी मिलेगा। और एक विपक्ष के बिहार के नेता जो कह रहे हैं कि अफसरों को भी ऐसे ही 4 साल हो, तो 112 की एक कंपनी होती है, उस तो अफसर होते हैं, और 112 में 110 जो होते हैं वो जवान होते हैं, और लड़ाइयां जवान से लड़ी जाती है, कमांडर उसका नेतृत्व करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 4 साल की सर्विस को ये नहीं बढ़ाएंगे। फिर एक समस्या आएगी, इनको ग्रेजुएटी, कई चीजें इनको हमें उम्मीद नहीं है जी, हमें उम्मीद नहीं है। एक ही चीज होगा, गारंटी एकदम पेपर में निश्चित कि आप जो वापस आएंगे 75%, उनको सेंट्रल अर्बन पुलिस फोर्स, रक्षा मंत्रालय के 16 कंपनियों में, वार्ड में, असम राइफल्स में, अगर आप नहीं चाहते हैं जॉब तो आपके पास है, आपके पास कर देने के लिए हम बैंक को ऑलरेडी दे चुके हैं, आप उसमें जाइए। लेकिन एक बात मेरा हक है बोलने का, अभी लड़ाई जो है केवल आदमी से नहीं होगा, तकनीकी ढंग से। और यह भी बात सच है, सरकार के पास धन की कमी है, आबादी है, और इस चीज को मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो बात कीजिए, आज 75 साल से हमारे देश में केवल सरकारी सर्विस की एक उम्मीद
जो बहुत खतरनाक है। मैं ये भी कहता हूं, अगर सेना में भी ये बात आ गई कि हमें सरकारी सर्विस करनी है, ये टोटली गलत है। अरे वो चाहते हैं सेना अपने जज्बे के लिए, एक शौक के लिए और अपने के प्रति समर्पित होने के लिए एक टीम में बैठा लीजिएगा कि गवर्नमेंट की नौकरी में काम कम करना है, सुविधाएं ज्यादा लेनी है, तो फौज में ये बात है। और दूसरी बात, सेना को छोड़ के सभी की पेंशन बंद हो गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स या सीएपी का कोई भी किसी को पेंशन नहीं मिलता नई स्कीम में। तो पेंशन की तो बात केवल जो आज ऐलान होगा, सुविधाओं को और गारंटी दी जाएगी और सकारात्मक उनको चीजें संदेश के बता दी जाएगी। और एक बात क्यों नहीं मान लिया जाए कि अगर कोई नेता बोलता है कि इसको विड्रॉ करना है, वो कोई बड़ा नेता हो, ये गलत है। नीतिगत फैसले एक दिन में नहीं लिए जाते मैडम। पल्लवी जी, इसके ऊपर बहुत विचार हुआ है और बहुत सी चीजों को इसके अंदर शामिल किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 4 इयर्स का कार्यक्रम नहीं है और इनको समझना चाहिए। अराजकता आपके लिए कोई चक्कर नहीं है। आप देश के लिए तैयार हो रहे हो और आप देश के लिए अपने समर्पित करो, तभी तुम फौज के लिए अच्छे माने जाओगे। ये सभी नेताओं को समझना है। केवल बैठे बैठे ये बातें ट्वीट कर देना, 2 साल की अनिवार्य सेवा सभी को किया जाए, ये भी आज भारत की जरूरत है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, बिहार में स्थितियां इतनी कैसे उग्र हो गई सर? नीतीश कुमार समय रहते संभाल नहीं पाए चीजों को और अभी भी उनकी तरफ से कोई बयान ना आना या इस मसले पर उनका खुलकर सामने ना आना क्या दिखा रहा है? पल्लवी जी, मैं इस पर बिहार की बात भी नहीं करूंगा क्योंकि अब राष्ट्रीय मुद्दा है और मैं लेकिन तो सब पर ही चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा सब पर ही हुड़दंग बात- वहां मचा हुआ है सर। और ये बात तो मैं बहुत खुलकर कहूंगी, ये जितने युवा इस समय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें से महज 10 ही ऐसे होंगे जिन्हें सेना में जाना होगा, बाकी सिर्फ उपद्रव फैलाने के लिए आए हुए हैं। अब इन पर कोई तो कार्रवाई बनती है ना, और वो तो सरकार ही करेगी। नहीं, ये अच्छा सवाल है, ये आपका ये अच्छा सवाल है कि उनमें 10 लोगों की आपने बात करी, उससे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि सेना में जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो मानसिक रूप से वो इतने मजबूत होते हैं, वो जन्म से या तो उनका किसान परिवार से या दूसरा सैनिक परिवार से, सेना में उनका कोई भी पारिवारिक या कोई उनका रहा हो, उनका रहे हो, पूर्वज रहे हो, बुजुर्ग रहे हो, उनके जज्बे में और उनके ब्लड में है। ये है कि सेना का जज्बा है, उन्हें सेना की नौकरी करनी है और वो सेना से ब्लड रिलेटेड होने के नाते गलत काम नहीं कर सकते। सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए, देश की कानून व्यवस्था में भागीदारी निभाने के लिए नहीं आ सकते। कोई अगर बरगलावे में आया भी है तो वो कहीं ना कहीं, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि उसमें राजनीति से प्रेषित मामला निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। पल्लवी जी, अच्छा क्वेश्चन आया है। मैं कह रहा हूं कि जांच के बगैर, तो जिस दिन से 2014 से और 22 तक का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इस देश में चल रहा है, कोई बचा नहीं है। और नियम और जो बदलाव है उसी की वजह से ये डर सता रहा है। जिन लोगों ने बैंक भर रखे हैं ना, जिन लोगों ने अथाह संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, वो खुद को बचाने के लिए अग्निवीरों को भी समर्पित, उनकी भी बलिदान करा सकते हैं और देश के नागरिकों का भी करा सकते हैं। वो किस किस तरह से बरगला रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं, ये अग्निवीर भी जानते हैं और देश के आम जन, आम नागरिक, देश को प्यार करने वाला नागरिक भी जानता है। सड़क पर उतरने वाले वही गिनती के लोग हैं, वही चुनिंदा लोग हैं जो विरोध कर रहे थे एनआरसी का। आप यही कमाना चाहते थे, मैं कहना नहीं चाहता था, बच रहा था, सीएए का। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में वही पार्टी, वही लोग खड़े होकर ये काम कर रहे हैं और सेना को फिर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं इसकी, सेना की जो छवि है उसको क्षति पहुंचे। जो बड़ा सेना नुकसान है की छवि कैसे धूमिल हो रही है? यहाँ पर सीधे सीधे सरकार की छवि धूमिल हो रही है सर। सेना ने थोड़ी ना फैसला लिया है, तो सेना की छवि धूमिल करने के प्रयास वाली बात पर जरा आप मुझे सफाई जरूर दीजिएगा। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी एक बार फिर से। अब बताइए सर, यहाँ पर सेना की छवि कैसे धूमिल हो रही है? ये तो सरकार की छवि धूमिल हो रही है ना सर, या फिर बात ऐसे घुमा फिरा के हमें सेना पे, हिंदू मुसलमानों पर ऐसे ही लेकर आनी होती है? सेना की जो छवि की बात आई है उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सेना का नाम लेकर जैसे कहा कि 4 वर्ष के जो सैनिक होंगे अग्निवीर होंगे, 5 वर्ष के जो अग्निवीर सैनिक होंगे उनको सैनिक कैसे माने? उनको सैनिक इसलिए मानिए, अगर मेरे इस तन पर या इस भारत के किसी नागरिक के तन पर 24 घंटे गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई वर्दी अगर आ जाती है तो जिस दिन मेरा कफन में शरीर लिपटेगा वो वर्दी उसी की गारंटी होगी। 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 4-5 साल की नहीं कर रहा। आप अग्निवीर हो, सेना के जवान हो, इस देश के नागरिक हो, जिसने भारत सेना में काम कर लिया, उस पर उंगली उठाना सेना के सम्मान को ठेस देना है। और ये विपक्ष के लोग जो हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए हर बार सैनिकों पर हमला करते हैं। क्यों नहीं करा भाई? पाकिस्तान में क्या हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक में? आपको पता नहीं है कितनी डिबेट से हुई थी। रत्नाकर जी बैठे हैं, अरे इनके नेताओं के वर्ड सुने। पाकिस्तान 10 सैनिकों के सर काट कर लेगा और कहते रहे ऊपर का दबाव है। आज उस अमेरिका की हिम्मत है क्या? बोर्ड 370 क्यों हट गया? राम मंदिर का निर्माण क्यों हो गया? भैया डिसीजन हो रहे हैं इस देश में, डिसीजन स्वीकार करने पड़ेंगे। और सैनिकों का सम्मान, किसान का सम्मान पहले नंबर पर था। किसानों की बात की, हमारे साथी ने जिक्र किया कि कानून क्यों वापस लिए। आप जैसे लोगों ने उनको भ्रमित किया, आपको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन किसानों के सम्मान की बात थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए वापस ले लिए, क्योंकि मेरे किसान नहीं समझ पाए। अगर फिर उसी काम को कर रहे हो तुम, एक गलती तुम दोहरा कर आए, उसका परिणाम तुम्हें मिल गया, फिर आप सैनिकों के साथ वो गद्दारी कर रहे हो, फिर आपको परिणाम मिलेगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री तो मरते दम तक इस देश के लिए काम करेगा। जितने खाते हैं सारे चेक करा लो। स्विस बैंक की गारंटी नहीं, भारत के किसी बैंक में अगर कुछ मिल जाए तो ईडी अपनी ऐसी तैसी करा दे। क्यों हम जी परेशान हो रहे हैं? क्यों सानिया जी परेशान हो रही है? भैया क्यों देश को जला रहे हो? होने दो ना जांच। आप साफ हैं, पाक हैं, दामाद से लेकर विदेशों तक जो आपने बैंक भर दिए हैं उनकी जांच तो होगी, क्योंकि एक ईमानदार आदमी आज कुर्सी पर बैठा है। अग्निपथ का स्विस बैंक से क्या लेना देना? प्रमुख साहब, मुझे हंसी आ रही है। अग्निपथ योजना का स्विस बैंक से क्या लेना देना? दे रहा है, सच के साथ बोल रहा हूँ पदवी जी। सर तो कुछ तो लिंक होगा ना। आप एक बात बताएं, लिंक समझाएं सर। आप लेकर आए अग्निपथ योजना और उसके अगले दिन से युवाओं का प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके अगले दिन तो कांग्रेस पार्टी खुद ईडी के पीछे व्यस्त थी सर। ये प्रदर्शन तो युवाओं ने शुरू किया। उसके बाद अब हो सकता है राजनीतिक हथकंडा चल रहा हो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मान रही हूँ, लेकिन ये प्रदर्शन जो शुरू हुआ इस योजना के खिलाफ हुआ और युवाओं ने किया। उस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके पीछे नहीं थी। अब सब अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, आज तो पदवी जी एक चीज तो आपने मान लिया, कब तो सेक रही है। अगर ये गलत था, अगर ये देश इसमें था तो कोई दिक्कत नहीं, दिल खोल के कांग्रेस को भी समर्थन करना चाहिए था, सपा बसपा को समर्थन करना चाहिए था। देश के तीनों सेनाओं के जब मुख्य जो न्यायाधीश, जो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, वो इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे उसका इंतजार करना चाहिए था। देश के बुद्धिजीवी वर्ग का बार बार बयान आ रहा, सेनाओं के बड़े योद्धाओं का बयान आ रहा है, उनको भी कहिए। विरोध भी हो रहा है लेकिन तकनीक तरीके से होना चाहिए, कोई कमी है देखिए, मांग कीजिए, आप बढ़वाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोई चीज कम लग रही है, ज्यादा मांगिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप गलत पेश कर करके आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, फिर अपनी बात पर आऊं कि सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो मुझे भी दुख होता है। मैं एक देश का नागरिक हूं, उसके बाद राजनीति करता हूं जी। मैं किसान का बेटा हूं, उसके बाद राजनीति करता हूं। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बागपत से। चौधरी जगमाल सिंह, सुभाष चंद्र बोस में जो शहीद हुए थे, मेरे चाचा आज तक फौज में है, मेरे परिवार के 10 लोग सैनिक हैं। मुझे भी दुख होता है जब सैनिक के सम्मान की बात आती है। बेशक मैं राजनीति में आया हूं, कहीं ना कहीं मेरा ब्लड भी है इस देश के प्रति समर्पित है। और फिर कह रहा हूं आपको, मांगिए आप सरकार से, मेरी सरकार से 20 साल की सर्विस मांगिए, लेकिन सैनिक के सम्मान में कोई ऐसा शब्द यूज ना करें कि मेरे जैसे व्यक्तियों को या लल्लन जी जैसे व्यक्तियों को दुख हो।
रत्नाकर सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह के प्रदर्शनों को हवा देते हैं। तो मैं देवेंद्र प्रमुख जी को मेरा सम्मान उनका उनके परिवार में जो उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो योगदान दिया उसके लिए देवेंद्र प्रमुख का सम्मान मेरी नजर में और काफी बढ़ गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जिस प्रकार इनके परिवार के लोगों ने सेना में सर्विस दिया है और देश के प्रति काम किया है, वो जरा इनको समझना चाहिए कि आज देश में जो युवा है वो क्या चाहते हैं। देश में युवा अपना सुरक्षित जो भविष्य चाहता है और सुरक्षित भविष्य 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर किसी सेना में भर्ती कर देंगे किसी लड़के को और 4 साल के बाद उसका जो है भविष्य बेकार में रहेगा, तो वो कहीं न कहीं ये नीति जो लेके आए हैं उसका विरोध अगर आप सही मायने में अगर आपके अंदर उस सेनानियों का खून है तो आपको विरोध करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि देखिए ये बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये। चलिए रत्नाकर जी, मैं तुरंत लौटती हूँ आपके पास और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। जी, जिस प्रकार देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हम सियासी रोटी सेक रहे हैं, मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी नीति है जब केंद्र सरकार लेके आती है तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अगर वो नीतियां सही नहीं है तो उसका विरोध करने का जो है हमारा विपक्षी पार्टी होने का नाते हमारा कर्तव्य बनता है। हम विरोध करेंगे। आपके जीएसटी गलत तरीके से लाने का विरोध किया, हमने नोटबंदी का विरोध किया, आपने अनप्लान्ड लॉकडाउन किया उसका विरोध किया, कृषि कानून का विरोध किया, तो हम इसका भी विरोध करेंगे क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और देश के सेना के जो भविष्य जो देश का सेना का जो एक छवि है वो कहीं न कहीं अगर इस तरह के लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भर्ती करेंगे तो उसको भी कहीं न कहीं नुकसान होगा। देखिए ये कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, अरे मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आज इनके सहयोगी दल भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जो है अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारे ऊपर आप नारियल मत फोड़िए, बाकी सारे दल भी हैं वो सभी दल भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि सारे दल ये समझते हैं कि आप जो ये योजना लेके आए हैं वो देश हित में नहीं है। दूसरी चीज ये मैं कहूँगा पल्लवी जी की अभी ये कह रहे थे कि हम सेना के बारे में हम लोग जो कहीं न कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। देखिए सेना के ऊपर राजनीति कौन करता है ये पूरा देश जानता है। जब यही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मोदी जी का, भाजपा का और चुनाव में किस प्रकार उसको इनकैश किया गया ये सर्जिकल स्ट्राइक का, तो ये सारा देश ने देखा कि सेना के नाम पे आप लोग किस तरह से वोट मांगते फिर रहे थे। और रही बात देश की छवि को बदनाम करने की, तो किस प्रकार नुपुर शर्मा ने एक समुदाय विशेष पैगंबर को अपमानित करके और देश की छवि को जो हमारा सेकुलर जो देश है उसकी छवि को किस तरह से बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ने किया है, तो ये सारा देश देख रहा है और जानता है। आरोप हमारे ऊपर मत लगाइए। हम तो ये चाहेंगे कि 4 साल की नौकरी क्यों दे रहे हैं उसको। एक सैनिक जो है चाहता है कि वो पूर्णकालिक नौकरी करे, 4 साल का ही क्यों करे। तो आप 4 साल की जगह वो सेना में 20 साल की नौकरी करना चाहता है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करने वाले आज नो रैंक और नो पेंशन की बात करते हैं, तो समझ जाइए कि इनकी मंशा क्या है। ये देश के ये इनके पास सही रणनीति नहीं है और देश के प्रति कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे कि देश आगे बढ़ सके। बजट का एक बड़ा मसला यहाँ पर देखने को मिल रहा है रत्नाकर सिंह जी कि अब सरकार भी चाहती है कि थोड़ा बजट जो बढ़ता जा रहा है वो कम हो और शायद यही एक बड़ी वजह है कि 4 साल की नौकरी का प्रावधान लेकर आई सरकार। देखिए बजट ये क्यों नहीं कटौती कर रही है। 8-8 हजार करोड़ का प्लेन खरीद के प्रधानमंत्री जी के लिए आता है, 8,000 करोड़ का राष्ट्रपति के लिए आता है, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इन सब चीजों में बजट कम करिए ना। आप जो देश के 2-2 पेंशन जो उठा रहे हैं लोग उनका बजट का उनको खत्म करिए। आप नेताओं का जो पेंशन है ये 2-2 3-3 पेंशन लेते रहते हैं, वो प्रावधान वो बजट कटौती करिए ना आप। तो आप जो बजट देश की सुरक्षा से समझौता करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप जो है पूर्णकालिक जो है सेना में भर्ती करने की जगह आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा से समझौता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा यही कहना है पल्लवी जी। ठीक है ललन सिंह जी, सुरक्षा से समझौता होगा अगर 4 साल के लिए लड़के सिर्फ सेना में जाएंगे
तो क्या वाकई में ये ठीक है? क्योंकि आप अगर सेना में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तब आपको अनुभव हो पाता है। महज 4 साल की नौकरी से क्या वाकई में हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी? जो हमारा देश इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ नजरें गड़ाए बैठे हैं भारत पर, जो हमारे विरोधी देश हैं, क्या उनसे हम सही तरीके से लड़ पाएंगे? बहुत सही आपका शक और सवाल है पल्लवी जी। पाकिस्तान के साथ चीन की भी गहरी नजर हमारे देश के ऊपर लगातार चल रहा है, जिसका सभी को जानकारी है। मैं ये कहना चाहूंगा, बैलेंस बनाना देश में बहुत जरूरी है। आपने एक बात अच्छी कही कि हमारे पास पैसों की भी कुछ कमी है। हम मान के चलते हैं कि हम आर्थिक रूप से अमेरिका और चीन के बराबर भी आज बराबरी नहीं कर रहे। आप सोचिए, एक 30-32 साल का खिलाड़ी और एक 20-22 साल का खिलाड़ी जब ओलंपिक में जाता है तो हमेशा रिजल्ट 20-22 साल के बच्चों को ही मिलता है। तो ये जो अग्निपथ है, मैं अग्निपथ से हट के बात नहीं कर रहा हूं, इनके अंदर एक जोश का फायदा देश उठाना चाहता है और यही प्लानिंग है। लेकिन बात आपकी भी बहुत जायज है और उन बच्चों का भी सोच जरूरी है और रत्नाकर साहब की पार्टी का भी सही है कि अगर 4 साल बाद वापस आते हैं तो उनकी जो जीवन परिवार उनका क्या होगा। तो भारत सरकार, और मुझे उम्मीद है कि आज के 2:10 में जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सभी बातों को ध्यान रखकर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक ऐलान करेगा। लेकिन आप मान लीजिए पोजीशन बहुत अच्छी है। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस, कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स, रक्षा मंत्रालय के 16 कंपनियां, पब्लिक सेक्टर, खेल मंत्रालय का बहुत सी नियुक्तियां और 25% पक्के फौज में। हालात कोई खराब नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दुनिया में आधुनिकीकरण हो रहा है, इसमें अभी केवल मैन पावर नहीं, तकनीकी इक्विपमेंट की जरूरत है, जिसके लिए पैसे की उम्मीद होनी है। और 55,000 हर साल लोग पेंशन जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, शहादत होती है तो करोड़ों रुपए उनको, उनके परिवार को देना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारे जो तीनों सेनाओं के चीफ है वो लगातार काम करते हैं। और अगर आपको इतनी तकलीफ है किसी को, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके पेंशन के लिए आप बात क्यों नहीं उठाते हैं? आप कभी सोचते हैं कि जो ये पैरामिलिट्री है वो कभी लाइन ऑर्डर में और कभी सीमाओं पर कंधे से कंधे मिलाकर सेनाओं के साथ काम करते हैं? ऐसी बात नहीं है। उनको मौका दिया जा रहा है कि अगर 25% आप काबिल हैं तो नियमित, और नहीं तो आप सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स जहां पेंशन नहीं है वहां पे आइए, पब्लिक सेक्टर में जाइए, रक्षा मंत्रालय के 16 कंपनी में जाइए। अरे देश अपना है। हर आदमी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मौका नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण तो कर लीजिए, 90% समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उस समय कोई तैयार नहीं होगा। तो जाति, धर्म और संप्रदाय और एकदम इसको खत्म करो, उसको खत्म करो, ये कोई नीतिगत बात नहीं है। ये मैं फौजी होने के नाते निष्पक्ष बोल रहा हूँ और आपने मौका दिया है इसलिए बोल रहा हूँ। रत्नाकर जी, डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि इस फोरम पे कि मैं एक दूसरे चैनल पे मैं डिबेट कर रहा था जहाँ पे एक रिटायर्ड मेजर जनरल भी साथ में थे। वो किस तरह से ये योजना नुकसानदायक है हमारे देश के प्रति वो बता रहे थे। मैं आपको उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि देखिए, जब चीन की सेना ने हमारे अंदर घुसकर और जो हमला किया, गलवान घाटी में हमला किया, तो उस समय जो है हमारे 20 जवानों ने 100 जवानों को मारा था, 100 चीन के जवानों को मारा था। तो वो कह रहे थे कि वो जो 100 जवान उनके चीन के थे वो कुछ इसी प्रकार की स्कीम के तहत भर्ती किए गए थे जो शॉर्ट टर्म के लिए सेना में भर्ती होते हैं। तो अब वो
20 जवान जो है 100 जवानों को मार देते हैं, निश्चित रूप से हमारे जवान जो है उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है और वह बहुत पौरुष भी उनका बहुत अच्छा होता है और हम लोग उस पर गर्व भी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम ये 4 साल वाला कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सैनिकों को लेके आएंगे तो हम कहीं ना भीड़ तंत्र का एक हिस्सा बन के रह जाएंगे और वो 100 जवान जो है ना कुछ उसी तरह जो अनट्रेंड रहेंगे, उतने ट्रेंड नहीं रहेंगे कि वो जवान हमारे जैसे जवान जो अभी हमारे जवान एग्जिस्टिंग जवान है उनसे मुकाबला उनका कर सके। तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है वो बहुत ही होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा वो क्वालिटी वो नहीं मिल पाएगी जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे पूर्णकालिक जो सेना में सैनिक जवान है। तो ये उस प्रकार से भी नुकसानदायक है। तो ये सेना के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी विचार करना चाहिए। ये 4 साल में वो कितना क्वालिटी डेवलप कर पाएंगे वो 4 साल के सैनिकों को। तो ये क्योंकि वो 100 सैनिक जो शहीद हुए उसी प्रकार जो है शॉर्ट टर्म में आए थे वो चाइना के। वही मेरा सवाल था ना सर कि किस तरीके से आप मैनेज करेंगे अगर सिर्फ 3.5 साल की नौकरी होगी तो कैसे वाकई में इतने ट्रेंड सैनिक हमें मिल पाएंगे या नहीं, वही मेरा सवाल था, वही कंसर्न था। अब यही देखना है कि जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या चीजें निकलकर सामने आती है। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, इसमें पल्लवी जी रत्नाकर जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो किया है जी। मैं इसी बात पर चिल्ला रहा हूँ, इसी बात पर मैं कठिन बोला था, पीछे भी बोला था। इन्होंने चाइना का जिक्र दिया है अपने आप लाइन निकाल कर और यहाँ फिर इन्होंने कच्ची बात की है। मैं एक चीज और इन्हें क्लियर कर देना चाहता हूं कि ट्रेनिंग 6 महीने की हो 9 महीने की हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जोश और जज्बा जो था ना वो सैनिकों का यंगस्टर का था। हमारे जो सैनिक थे वो इतने यंग और मजबूत थे कि वहां बर्फ की वो एजिड सैनिक भी थे चाइना के। ये भी अंदर की बात बता रहा हूँ। एक सैनिक ने 4 सैनिकों को कंधे पर रखा और तोड़ दिया। उन सैनिकों का ट्रेनिंग पीरियड तो बताएं देवेंद्र प्रमुख जी। आप जो बोल रहे हैं पहले ये भी तो देखिए कि हमारे सैनिक जो पूर्णकालिक सैनिक होते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है। अब जो 4 साल के लिए आप लड़के लगाने वाले हैं उन्हें आप कितने दिन की और कितने महीने की ट्रेनिंग देंगे? हमें ट्रेनिंग में भी तो अंतर देखना पड़ेगा ना। मैं ट्रेनिंग पर भी बोल रहा हूँ। मैंने कहा था तकनीक की बात है। ट्रेनिंग जब हम 17.5 साल के बच्चे को ट्रेनिंग पर भेजेंगे और लास्ट 22 से 23 वर्ष का लड़का जब ट्रेनिंग करने जाएगा और जब 24 का या 21 का लड़का जाएगा तो 17 और उसमें भी अंतर होगा। उसकी कैचिंग पावर भी बहुत शानदार होगी और उसका पूरा एक चीज और क्लियर करता हूँ, समय का अभाव है। जी सर, बिल्कुल अब समय नहीं है। पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हैं उसके भविष्य। ठीक है, हम तो यही उम्मीद करेंगे सर कि जो भी हमारे देश के युवाओं के लिए बेहतर हो वही हो। और अब 2 बजने वाले हैं सर, उम्मीद यही करेंगे कि सेना प्रमुखों के द्वारा कुछ अच्छी बातें ही निकलकर सामने आए अग्निपथ योजना को लेकर। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।